A very good morning to all student. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th business studies. So, in the last few videos, we discussed a lots of case studies which are taken from the different chapters, that is, the planning, organizing, staffing, directing, and controlling. In the last video, we discussed the first chapter of part A, that is nature and significance of management. Thereafter, we will move to the second chapter of part A, that is a principle of management. So, in the first chapter, we can see that what is management. So, in the second chapter, we have to develop an understanding between regarding the principle of management. So, basically ये जो चैप्टर है वो इस बात पे फोकस करता है कि मैनेजमेंट को करने के लिए हमें किन किन प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड वे को अडॉप्ट करना चाहिए. बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ये था दूसरों से काम कराना. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट का जो टर्म था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है. नाउ मैनेजमेंट को हम एक तरह से खुद के साथ लोगों का कोऑर्डिनेशन करना, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, ह्यूमन रिसोर्स को स्टाफ करना, काम करने के लिए लोगों को डायरेक्ट करना, और काम अगर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना, ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं. सो इस पूरे मैनेजमेंट को, चाहे वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का मैनेजमेंट हो, चाहे वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मैनेजमेंट हो, सारे तरह के मैनेजमेंट के लिए वी हैव टू डेवलप अ नॉलेज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. यानी विच काइंड ऑफ द प्रिंसिपल टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड while we doing any kind of the management. So before the starting of this chapter, first of all we discussed the concept of management principle. So what is management principle? As you can see that on your screen, management principle are the statement of fundamental truth. यानी management जो principle है एक fundamental truth है which serve as guideline for the manager फॉर डिसीज़न एंड एक्शन ऑफ मैनेजर. यानी जो मैनेजर्स को गाइड करता है कि वो किस तरह से डिसीज़न ले सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं. यू नो वेरी वेल, मैनेजर्स का काम होता है डिसीज़न लेना और लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि उनके लिए गाइड प्रोवाइड करना. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हेल्प से मैनेजर्स ईज़िली किसी भी एक्शन का रिएक्शन दे सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे सकते हैं, और डिसीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल. दीज प्रिंसिपल ले डाउन द जनरल गाइडलाइंस सो दैट मैनेजर कैन टेक अ वैल्यूएबल डिसीजन और एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू अचीव डिजायर्ड गोल. इट मीन्स मैनेजमेंट की हेल्प से मैनेजर न सिर्फ वैल्यूएबल डिसीजन ले सकता है बल्कि साथ ही साथ वो गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस भी तैयार करता है कि किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें किस स्टेप की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो व्हाट इज प्रिंसिपल मैनेजमेंट? इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ विच सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन एंड एक्शन ऑफ मैनेजर्स. यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रुथ है जो कि मैनेजर्स को गाइड करता है कि वे ईजिली किसी काम को करने के लिए डिसीजन ले सकें और गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ सीक्वेंस तैयार कर सके कि किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें किस स्टेप्स की ज़रूरत है, यानी वन बाय वन हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज़. जनरली हमारे मन में प्रिंसिपल और वैल्यूज़ को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन है कि दे आर द बोथ सेम थिंग्स, बट दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़? वैल्यूज़ आर डिज़ायरेबल एंड हैव मोरल कॉन्टेक्शन, वेयर एज प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ गाइडलाइन फॉर बिहेवियर. वैल्यूज़ एक डिज़ायरेबल या मोरल कॉनोटेशंस होता है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं एक डिज़ायरेबल कि हम एक आइडियल फॉर्म की उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं. वैल्यूज़ मतलब मूल्य. तो वैल्यूज़ जो होते हैं वो डिज़ायरेबल होते हैं, यानी एक तरह से मोरालिटी की बात करते हैं,
बल्कि प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है जो कि बिहेवियर को गाइड करते हैं कि आपको किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या बिहेवियर करना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल वेयर द वैल्यूज आर एथिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निकल होते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई साइंटिफिक टेक्निक्स, कोई ना कोई साइंटिफिक वे, आर्ट वे या प्रोफेशन, सारी चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड करके देखते हैं। बट वैल्यूज़ एथिकल होती हैं, यानी वो आइडियलिज्म की बात करती हैं कि क्या होना चाहिए, हमें किसी काम को करने के लिए एक आइडियल वे क्या अडॉप्ट करना चाहिए। द नंबर थर्ड, वैल्यूज़ आर फ्रॉम थ्रू कॉमन प्रैक्टिस, यानी ये वैल्यूज़ हम कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू क्रिएट करते हैं। यानी कॉमन प्रैक्टिस मतलब यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमें कॉमन प्रैक्टिस बताती हैं किसी काम को करने के लिए हमें किस तरीके का अपनाना चाहिए। जैसे हमें हॉनेस्ट रहना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें ट्रू एंड फेयर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द वैल्यूज़। whereas a principle are from through the research and experimentation। जबकि प्रिंसिपल इस बात की तरफ गाइड करते हैं कि हम जो भी काम करें वो प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के बात करें। जैसे अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवीज़न ऑफ वर्क, तो डिवीज़न ऑफ वर्क कह रहा है यहाँ पर, तो डिवीज़न ऑफ वर्क हम किसके बेसिस पे करेंगे। तो वैल्यूज़ कहता है कि डिवीज़न ऑफ वर्क इक्वल होना चाहिए, किसी के साथ कहते हैं ना पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा काम दे दो, किसी को कम काम दे दो तो कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा कि हमको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसको कम। बट डिवीज़न ऑफ वर्क अगर आप वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि डिवीज़न ऑफ वर्क शुड बी एलोकेटेड, शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब जो वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वलिटी को देख कर नहीं करना चाहिए, वो हमें इस बात को देख के करना चाहिए कि हम किसको से कितना काम करवा सकते हैं। इट मीन्स कौन कितना काम करने के लिए कैपेबल है, किसके पास कितना काम करने के लिए नॉलेज है। जैसे अगर हम बात करें मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, तो वैल्यू ये कहता है कि दोनों में काम बराबर बांटो, इक्विटी रखो, समानता रखो, इनइक्वालिटी मत रखो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। बल्कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि दोनों के बीच में काम का डिस्ट्रीब्यूशन इस बेसिस पे करो कि कौन कितना काम कर सकता है, कौन कौन सा काम कर सकता है। बेसिकली यू नो वेरी वेल, जैसे एक्स इज़ अ मोर एफिशिएंट एम्प्लॉय वेयर इज़ अ वाई इज़ नॉट एफिशिएंट एम्प्लॉय, तो हम ज़्यादा डिपेंडेबल किसके ऊपर रहेंगे, एक्स के ऊपर रहेंगे, और वाई पे डिपेंडेबिलिटी कम होगी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज़ में सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि प्रिंसिपल एक गाइडलाइन होती है बिहेवियर को गाइड करने के लिए, और वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक डिज़ायरेबल सिचुएशंस होती हैं, जिसे हम बोलते हैं आइडियलिज्म होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निकल होते हैं और वैल्यूज़ एथिकल होती हैं। एंड नंबर थर्ड, वैल्यूज़ आर फ्रॉम कॉमन प्रैक्टिस whereas principle are formed through research and experimentation. So next point is management principle versus techniques of management। जैसे अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल और टेक्निक्स प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों में ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। वेयर एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हम डिसीजन कर सकें। व्हेन वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन एंड वी कैन चूज ओनली वन ऑप्शन, तो विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल वी कैन टेक अ डिसीजन ईजली। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स, सो इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोसीजर टू अचीव अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का काम है गोल को अचीव करना, बट प्रिंसिपल का काम है हमें गाइडलाइन देना कि हम कैसे कई सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकें, और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट का काम है कि हमें एक स्टेप्स प्रोवाइड करें, हमें मेथड्स प्रोवाइड करें या प्रोसीजर प्रोवाइड करें जिससे हेल्प से हम अपने गोल को अचीव कर सकें। यानी टेक्निक्स हमें मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोसीजर्स प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप्स, जबकि प्रिंसिपल उन सारे मेथड्स, उन सारे स्टेप्स में से कौन सा बेटर स्टेप्स होगा, किस स्टेप्स को हमें कब फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से पता चलती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। ये बात याद रखिएगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते हैं, बल्कि साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड होते हैं। यानी पहला डिफरेंस तो यही क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, वेयर एज अ प्योर प्रिंसिपल्स, प्योर साइंस प्रिंसिपल आर रिजिड। दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर एंड अप्लाइड एज पर द प्रिवेलिंग सिचुएशन। क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट गाइड किए जाते हैं। जैसे मिस्टर एक्स इज़ अ इफिशिएंट एम्प्लॉय, मिस्टर वाई इज़ अ इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, तो दोनों को गाइड करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। जबकि प्योर साइंस प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, दोनों के लिए सेम वे प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट वैलिड यूनिवर्सली, ये भी आपको याद होगा कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ एन इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। वाई? बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट वैलिड यूनिवर्सली। जो कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो पूरे वर्ल्ड में या पूरे सिचुएशन में हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं। एज दे डू नॉट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एवरी टाइम, ये हर टाइम एक तरह का रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं। व्हेन अप्लाइड इन द डिफरेंट सिचुएशन, अगर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करें तो हो सकता है कहीं ये ज़्यादा इफेक्टिव हो, कहीं ये कम इफेक्टिव हो। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, दैट इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यू नो वेरी वेल, हेनरी फील्ड के प्रिंसिपल हैं, टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। और अगर उनका कंपैरिजन हम प्योर साइंस प्रिंसिपल से करें, ग्रेविटी रूल से करें, न्यूटन के रूल से करें, सो वी आर्किमिडीज लॉ से करें, तो वी कैन फाइंड दैट कि जो प्योर साइंस प्रिंसिपल है इट इज़ एप्लीकेबल इन एवरी सिचुएशन, चाहे वो सिचुएशन किसी भी तरह की हो, सब जगह ये अप्लाई होंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सो दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, person to person and place to place. So you can see that uh, what is the management principle, means what are the concept of management principle, what are the difference between the management principle and values, management principle and techniques of management, management principle versus principle of pure science. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। बेसिकली हमारा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं उसके नेचर्स क्या क्या है। सो यू नो वेरी वेल, फॉलोइंग पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज यूनिवर्सल applicability. These principles are universal and can be applied in all types of the organization. यहाँ पे universal applicability का मतलब सिचुएशन से नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें, दे विल बी बेनिफिटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, स्मॉल और लार्ज, प्राइवेट और गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। They are equally applicable in school, government office, military organization, or limited company. So we can say that management principles are universal applicable, whether it is a big organization, a small organization, profit organization, non-profit organization. So on the basis of the types of the organization, it can be applied everywhere. Number second, general guideline. You know very well, management principle are a general guideline as they cannot be applied blindly in all situations. ये याद रखना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है जिन पे हमें आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब, दे डू नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजर प्रॉब्लम बट ओनली गिव द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। इट मीन्स ये मैनेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम बट ओनली गिव द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। मतलब मैनेजर के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते, बल्कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। यानी कि ये नहीं कि जो प्रॉब्लम कहते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम हिडन होती है, जो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती बट इन फ्यूचर वो आ सकती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल वी कैन सॉल्व द given problem, but we cannot be solve the hidden problem. Next is formed by practice and experimentation. It means management principle की helps management principle जो develop किए जाते हैं ये proper practice और experimentation के basis पे क्या किए थे, form किए जाते हैं। The principle of management are developed after deep and thorough research work. Proper observation experiments are conducted under the different conditions by leaders and scholar of management to develop them. Next is a
Flexibility. If we are talking about the flexibility, so management principles are dynamic and not static and rigid prescriptions which are to be followed absolutely. They are flexible in nature, they can be modified by the manager as per the given situation. It means management principle rigid नहीं होते, because you know very well these principles are related to the human behavior, और you know very well human behavior is different from time to time, person to person and place to place. यानी human behavior को अगर हम मेज़र करें, अगर हम उनको एनालिसिस करें, तो वी कैन फाइंड दैट कि उनका बिहेवियर टाइम टू टाइम अलग होता है, पर्सन टू पर्सन अलग होता है, प्लेस टू प्लेस अलग होता है. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि दे आर द कनेक्टेड विद द ह्यूमन बिहेवियर. सो ह्यूमन बिहेवियर जिस तरह से फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं. इससे मैनेजर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है. द नेक्स्ट इज management principle are mainly behavior. Yes, management principle aims at influencing human behavior for better utilization of resources in the organization. The management principle do not pertain to material things and are thereof called behavior. Yes, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का काम होता है ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ताकि वे ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें, बेटर यूटिलाइज कर सकें. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल डू नॉट पर्टेन टू मटेरियल थिंग्स आर देयरफॉर कॉल्ड बिहेवियर. यानी इसमें हम मटेरियल थिंग्स की बात नहीं करते, यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं किस चीज़ों पे, ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं. नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजमेंट प्रिंसिपल की जो कॉज एंड इफेक्ट्स हैं, उनके बीच में काफ़ी रिलेशनशिप पाया जाता है, बिकॉज दीज प्रिंसिपल establish cause and effect relationship between two variables. It indicates the consequences of implementing a particular behavior over a given situation. यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये भी हमको बताते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो उस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा. सो अगर आप हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़िए या टेलर के प्रिंसिपल पढ़िए, सो यू कैन सी दैट ईच एंड एवरी प्रिंसिपल हैव इट्स कॉन्सिक्वेंस. हर एक प्रिंसिपल का कोई कॉन्सिक्वेंस होता है. जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिवीज़न ऑफ वर्क, सो डिवीज़न ऑफ वर्क का अगर हम देखें तो उसमें हम कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं. लाइक इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होती है, टाइम कम लगता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है. अगर हम इनको नहीं अडॉप्ट करेंगे तो भी इसका एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑल द टाइप्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वेदर इट इज़ डेवलप्ड बाय हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, दीज आर हैव अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अगर हम इन सारे प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं तो इसका अपना एक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कॉन्टिजेंट because application of the principle of management is contingent or depend on the prevailing situation. Therefore, principle have to applied as per the requirement of a given situation, leading to professionalization of management. It means मैनेजमेंट जिस तरह से कॉन्टीजेंट होता है, उसी तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी कॉन्टीजेंट होते हैं, बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिविलिंग सिचुएशन. यानी जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं. बेसिकली जब भी हम किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहाँ सुटेबल रहेगा, कहाँ बेनिफिशियल रहेगा, कहाँ वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ये दीज आर ऑल द थिंग्स आर टोटली डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन. यानी ये पूरी तरह से सिचुएशन से डिपेंड होती है. दैट्स वाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कॉन्टीजेंट, यानी इट आर डाउटफुल. मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल डाउटफुल होते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस सिचुएशन में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द गिवन सिचुएशन. सो यू कैन सी दैट in this session of class 12th business studies video, the number one, what is management principle, what are the difference between the management principle and the different terms, that is the values, techniques of management and principle of pure science. And thereafter you can see that management principle have a different types of the nature.
It means the most of the important characteristics of management principle are universal applicability, whether it is whether it is a profit organization, non-profit organization, big organization or small organization. It is a general guideline. They are formed by the practice and experimentation. Management principle are not rigid, it are the flexible, it are mainly behavioral concept, it is not related to the immaterial things. Management principle have their own cause and effect relationship. These are the contingent. Okay, so these are the few of the important features of the management principle. Let's we move to the next topic of part A. First of all, what is the difference among authority, responsibility, and accountability? On the basis of meaning, you know very well, authority means it is an institutional right to take decision and command subordinates. Whereas responsibility means obligation to perform the assigned task in properly manner, and accountability means being answerable for the final outcome. On the basis of origin, authority originates from the job position in the scalar chain. If any person join the job in the organization, he becomes authorized for their job. As well as after the delegated authority, he becomes responsible for their job. And when any person have authority and responsibility for their job, he becomes answerable for their work, for their activities, for their final outcome. Now on the basis of flow of authority is downward from superior to subordinate, because authority जो प्रोवाइड की जाती है टॉप लेवल से लोअर लेवल को प्रोवाइड की जाती है, इसलिए अथॉरिटी का फ्लो, इसलिए आप देखते हैं अथॉरिटी हाई लेवल पे सबसे ज़्यादा होती है, लोअर लेवल पे सबसे कम होती है. वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज फ्लो इज अपवर्ड बिकॉज lower level and middle level have more responsibility and accountability as comparison to the top level of management. And on the basis of delegation, authority can be delegated but responsibility cannot be delegated. And for the accountability, it cannot be delegated at all. Okay, now we'll move to the second topic of today's video, that is decentralization. Decentralization, in generally sense, we can say decentralization means it is an extension part of delegation. What is the meaning of delegation? Delegation means downward transfer of authority. If any person have some kind of authority and some kind of responsibility to perform their job, he was overburdened, and for removing the stress, he used the delegation process. It is called delegation of authority. But decentralization is the extension part of the delegation. Suppose we take one example. Mr. X are working in a company. He is a managing director in our company. Suppose he has a lots of work. Suppose he handle 2 to 3 units, region units of the business, and he felt himself overburdened. So he called his subordinates to join their responsibility, and he provides some region to his subordinates. For properly perform their responsibility, Mr. X also provides some authority to their subordinates. It is called delegation of authority. But in other sense, what is decentralization? When Mr. X make a proper department for handling such kind of departments, such kind of region, such kind of units, it is a decentralization. जैसे आप लोग देखते हैं कि सपोज एक टीचर है,
आपके स्कूल में पढ़ा रहा है और उसके ऊपर 3 से 4 सब्जेक्ट का क्या है, बर्डन है, और वो अपने आप को ओवर बर्डन समझता है। तो उसने मैनेजमेंट से बात की और रिक्वेस्ट किया कि मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा करिए 1-2 सब्जेक्ट किसी को दे दीजिए। या उसने अपनी किसी फ्रेंड को की हेल्प ली, स्कूल में नहीं, कोचिंग में। आप जनरली कोचिंग में ये चीज़ें देखेंगे कि वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को यूज़ कर रहा है। एक प्रैक्टिकली एग्जांपल कि एक कोचिंग किसी ने स्टार्ट की और छोटे लेवल पे शुरू में वो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, बैचेस बढ़ गए, तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को बुलाया, कहा कि यार चलो यार तुम भी आओ, कुछ तुम भी कमा लोगे, आके मेरे साथ शेयर करो। तो उसका फ्रेंड आया, उसने भी 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, उस बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थोड़ी कम हो गई, और जो नया बंदा आया काम करने के लिए उसको भी मैंने अथॉरिटी तो दी होगी ना, तभी तो वो पढ़ा रहा होगा। इट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्रिएट कर दें, जैसे आप देखते हैं स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में आप देखते हैं फैकल्टीज़ क्रिएट की जाती हैं ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन। बिकॉज जब वर्क बहुत ज़्यादा होता है तो हम ऑफिशियली सिस्टमेटिक वे में अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जब अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन of authority means systematic dispersal of authority among all department and all levels of management for taking decision and action appropriate at the respective level. An organization is said to be decentralized when manager at middle level and lower level have been given the authority to take decisions for their respective areas. अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को ही कुछ अथॉरिटी मिली है, वो वर्क कर रहे हैं, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने कुछ लोगों को दिया हुआ है कि चलो ठीक है यार, तुम मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो, अथॉरिटी शेयर करो। बट अगर वही टॉप लेवल मैनेजमेंट एक प्रॉपर डिपार्टमेंट क्रिएट कर दे कि आपको इस काम को हैंडल करना है, आपको इस काम, उसके लिए आपको प्रॉपर अथॉरिटी भी दे दे, दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? Systematic dispersal of authority among all departments and at all levels of management for taking decision and action appropriate at the respective levels. And then we can say decentralization is the extension of delegation of authority. Delegation एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा पार्ट है, और जब बहुत सारे डेलीगेशन हो जाते हैं तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। ठीक है, let's we take a few definition of decentralization. Decentralization refers to systematic efforts to delegate to the lowest level or all authority except that which can be exercised as central points. Another definition according to Henry Fayol, everything which goes to increase the importance of a subordinate's role is decentralization. Everything that goes to reduce is centralization. जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स के रोल को इंक्रीज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, और सबऑर्डिनेट्स के रोल को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, इट इज़ सेंट्रलाइजेशन। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हेनरी फ्योल वी गेट्स द टू टर्म रिगार्डिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन? Centralization organization are those organization in which decision making authority is retained by the top management. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सारे डिसीजन, ऑल द आइडियाज़ विल बी रिलेटेड टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं कहता आप बस काम करो, मैं डिसीजन लूँगा, मैं प्लान डिसाइड करूँगा, आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करो. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हेन organization in which authority is delegated throughout the management hierarchy up to the lowest level, facilitating quick decision making. Okay? यानी जब ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है, वो भी हर लेवल पे. डेलीगेशन में क्या होता था, कुछ लेवल पे हम लोग करते, कुछ लोगों को ही अथॉरिटी देते थे.
एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका ओनर एक ही है, उसने अपने काम को करने के लिए 3-4 लोगों को अथॉरिटी दे रखी है, सबको नहीं दे रखी है, तो इट इज़ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसने अथॉरिटी को डेलीगेट तो किया है ना। लेकिन जब उसने अलग अलग प्रॉपरली डिपार्टमेंट बना लिया, अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मिडिल लेवल को कर दिया, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को भी कुछ अथॉरिटी दे दी, तो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। और with the help of decentralized organization there is a quick decision making, while complete centralization implies concentration of authority in few hands. Complete decentralization implies a greater autonomy to the lower levels of management. Yes, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड है तो हम बोलेंगे अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में है, कॉन्सेंट्रेट है। वेयर एज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका मतलब ज़्यादातर अधिकार क्षेत्र, ज़्यादातर जो काम है वो किसके पास है, ज़्यादातर अथॉरिटी किसके पास, लोअर लेवल के पास। आपको पता ही है, क्योंकि जिसके पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतना ही उसके पास अथॉरिटी भी होती है। So I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।